रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया और इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी बड़े शहरों को टारगेट किया गया और रशिया ने यूक्रेन के वेस्ट में लवीव से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सुमी तक के 9 रीजन पर हमला किया और इस हमले में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो रशिया यूक्रेन बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस हमले में रशिया ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया। Russia has carried out one of its biggest aerial attacks on the capital overnight. 1 जून 2025 यूक्रेन ने रशिया के 5 एयर बेसेस को निशाना बनाया और 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिन एयर बेसेस को निशाना बनाया गया वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे। और रशिया का बलेया एयरबेस जहां पर हमला हुआ फ्रंट लाइन से 4000 किलोमीटर की दूरी पर था। और इस हमले में रशिया को करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ और शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी देश के एयरबेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। और इस हमले को अमेरिका के पर्ल हार्बर के साथ जोड़ा जा रहा है। पर्ल हार्बर 1941 में जापान ने अमेरिकी बेस पर एक बड़ा हमला किया था और इस हमले के जवाब में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिराए थे। और यूक्रेन अकेले अपने दम पर इतना बड़ा हमला कर सकता है, वो भी रशियन टेरिटरी के 1000 किलोमीटर के अंदर तक, जहाँ फिर उससे भी ज्यादा। और जब ये हमला हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम वो इन हमले को क्यों नहीं रोक पाए? Ukraine launched a massive drone attack on. They carried out large-scale drone attacks on multiple air bases. Russia has confirmed multiple air bases have come under drone attack. यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की प्लानिंग आज से 1.5 साल पहले शुरू कर दी थी और इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और इस ऑपरेशन के मेन टारगेट थे रशिया के 5 एयरबेस जो रशिया यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूक्रेन के पास ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं थी जो इन एयर बेसेस तक पहुंच सके और ना ही ऐसे ड्रोन जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अगर ड्रोन ये हमला करते भी तो रशिया का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को हवा में ही नष्ट कर देता। तो इन एयर बेसेस पर हमला करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत थी और यूक्रेन अच्छे से जानता था कि रशिया ने अपने ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट लाइन पर लगा रखे हैं और जहां से ड्रोन हमला नहीं किया जा सकता। तो यूक्रेन ने बड़ी चालाकी के साथ बहुत सारे ड्रोन को रशियन टेरिटरी के अंदर तक पहुंचाया, जहां कहें तो स्मगल किया। तो इसके लिए यूक्रेन ने रेगुलर ट्रक का इस्तेमाल किया और ट्रकों को सिविलियन ट्रांसपोर्ट जैसा लुक देने के लिए उन्हें पेंट किया गया ताकि बॉर्डर और चेक पॉइंट पे किसी को शक ना हो। लेकिन ट्रक को अंदर से स्पेशली डिजाइन किया गया था ताकि ड्रोन सेफली स्टोर और लॉन्च किए जा सकें। और ड्रोन्स को एक वुडन कंटेनर में रखा गया था और फिर इन ट्रकों को रशिया के 5 अलग अलग एयर बेसेस तक पहुंचाया गया। और फिर टाइम आने पर इन सभी ट्रकों को एयरबेस से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया गया और फिर कंटेनर की छत ऑटोमेटिक ओपन होती है और अंदर से ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। और इन ड्रोन के निशाने पर थे एयरबेस पर खड़े Tu-95 और Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और A-50 जैसे सर्वेलेंस प्लेन। और देखते ही देखते 41 बॉम्बर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और रशिया को इस हमले से $1 बिलियन का नुकसान हुआ। और इस पूरे हमले को कुछ ही सेकंड का टाइम लगा, जिस कारण का पता ही नहीं लग पाया। और यह रशिया पर अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला था। और इन हमलों को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने बहुत ही सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इन ड्रोनों ने रशिया के $1 बिलियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को काफी नुकसान पहुंचाया। जैसे Tu-22 और Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को रशिया यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करने के लिए यूज करता था। और रशिया ने भी पुष्टि की है कि हमारे एयर बेसेस पर हमला हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ इसके बारे में नहीं बताया। और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रशिया के पास 55 Tu-22 और 57 Tu-95 बॉम्बर थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, वो इन हमलों को क्यों नहीं रोक पाया? पहला ये कि रशिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को और फ्रंट लाइन एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद रशिया ने सोचा ही नहीं कि फ्रंट लाइन से 4000 किलोमीटर अंदर तक हमला हो सकता है, क्योंकि जो एयरबेस टारगेट हुए वहां एयर डिफेंस सिस्टम जहां तो आउटडेटेड थे जहां फिर एक्टिव ही नहीं थे। दूसरा ये कि ये सभी ड्रोन रशिया के अंदर ही छुपाए गए ट्रकों से लॉन्च किए गए थे और रशिया के रडार यूजली हाई स्पीड जेट्स और मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और यूक्रेन इससे पहले भी बड़े हमले कर चुका है
2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन ने रशिया के पावरफुल वॉरशिप मोस्कोवा पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था, जिस कारण इस शिप में आग लग गई और बाद में ये शिप डूब भी गया था। और ये रशिया के लिए एक बड़ा झटका था और रशिया ने भी माना कि शिप डूब चुका है, लेकिन यूक्रेन के हमले से डूबा है इस बात को नहीं माना। और फिर 2023 में यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया और ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज रशिया को क्रीमिया के साथ जोड़ता है और इसे बनाने में $3.17 बिलियन का खर्च आया था। और इस हमले में ब्रिज को काफी नुकसान भी हुआ था। और 2024 में रशिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क एरिया में घुसपैठ की और 1250 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया। और अब 2025 में यूक्रेन की माने तो ड्रोन अटैक में रशिया के 41 बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो क्या यूक्रेन बिना अमेरिका और यूरोप की मदद से इतना बड़ा हमला कर सकता है? जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े हैं और करीब 30 से 40 ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के फुल सपोर्ट में हैं। और इन देशों की मदद से ही यूक्रेन आज तक युद्ध में टिका हुआ है। और ये सभी देश यूक्रेन को पैसा और हथियार दे रहे हैं और यूक्रेन को हथियार बनाने में मदद भी कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस डाटा भी शेयर करते हैं, जैसे रशियन एयरबेस की लोकेशन और एक्टिविटी। और यूक्रेन जिन ड्रोनों से रशिया पर हमला कर रहा है उसे बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए, जैसे कैमरा, नेविगेशन सिस्टम और बैटरी, ये सब यूरोप यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन रशिया के 4000 किलोमीटर अंदर तक हमले करने में कामयाब हो रहा है। और यूक्रेन अकेला दिख रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके पीछे नाटो कंट्रीज का पूरा सपोर्ट है। अगर इन देशों का सपोर्ट ना होता तो इतना डीप और सटीक हमला करना यूक्रेन के लिए शायद मुश्किल होता।